हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, फंटास्टिक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। सो आई होप आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अभी एंड आप लेक्चर्स देख रहे होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे PYQs करवा रहा हूँ, साथ में NCERT क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, साथ में एक्टिविटीज़ जो इंक्लूडेड हैं चैप्टर में वो भी मैं करवा रहा हूँ। सो आज हम PYQs 2025 के कर चुके हैं बच्चों। आज हम PYQs 2024 के और उसका पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो हमने PYQs 2025 के डिस्कस कर लिए थे जो कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। आज अब हम 2024 के डिस्कस कर रहे हैं और आज उसका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारे पास ये रिएक्शन पूछी गई है, किस टाइप की रिएक्शन है। जिंक प्लस एसिटिक एसिड गिव्स जिंक एसिटेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक और एसिटिक एसिड के रिएक्शन में क्या बन रहा है हमारे पास, जिंक एसिटेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, तो ये रिएक्शन किस टाइप ऑफ, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है किस टाइप की रिएक्शन है ये हमें बताना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो रहा है बाय जिंक। तो यहाँ पे जिंक जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिंक इज हाईली reactive metal than हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्टिव होता है ज़्यादा जिंक, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हमारे पास बन जाता है सोडियम जिंक एसिटेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है बताओ। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों होती है द रिएक्शन in which two or more substances, that is reactants, combine with each other to form one or more products। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जब वो रिएक्ट कर जाते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। आगे पूछा हमसे डिस्क्राइब वन एक्टिविटी इज टू शो दैट ए केमिकल चेंज हैज occurred in which change of color and change in temperature has taken place। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, यहाँ पे आपने एक इक्वेशन पढ़ी है दैट इज कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बच्चों वो ब्लू होता है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू। जब हम इसकी रिएक्शन आयरन के साथ करवाते हैं तो आयरन एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और वो कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और यहाँ पे हमारे पास जो कलर आता है आयरन सल्फेट का वो आता है पेल ग्रीन कलर। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले जो सॉल्यूशन था हमारे पास उसका कलर क्या था बच्चों? ब्लू। लेकिन जैसे ही एक हाईली रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया तो हमारे पास कलर कौन सा चेंज हो गया? पेल ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है किसकी? चेंज इन कलर की। एंड अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का कैसे दिखा सकते हैं? मान लेते हैं हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो हमारे पास बनता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों? टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग में हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो इस वजह से जो भी हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो रहा होगा? राइज। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और एक एक्टिविटी या एक केमिकल इक्वेशन हमें बतानी है जिसके थ्रू हमें पता चले कि वहाँ पे चेंज ऑफ कलर हो रहा है एंड चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस हो रही। ठीक है, इतना समझ आया सबको? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबको पता है बच्चों। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes into two or more products, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, वो रिएक्शंस कहलाती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन exposed to sunlight are decomposition reactions. Mention the type of energy involved in each case. ठीक है, तो सबसे पहला हमसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पूछा है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एनर्जी जो यहाँ पे यूज हो रही है, एनर्जी यूज्ड इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हम क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? वाटर लिक्विड जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाती है हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं
यहाँ आपको पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट, और वो डिकम्पोज हो रहा है दो से ज़्यादा, दो प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सिंगल रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही होती है। एंड सेकेंड हमें बोला है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की जो ब्लैकनिंग होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं एनर्जी यूज्ड इज सनलाइट। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो होती है वो होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हमारे पास AgBr है जो कि येलो कलर का होता है। जब सनलाइट में हम इसको रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड जब एक्सपोज होता है सनलाइट में तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आई कि एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वो टूटेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। एंड ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, तो यहाँ पे एनर्जी जो यूज हो रही है वो सनलाइट हो रही है, और यहाँ पे जो AgBr है वो डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस में। तो यहाँ भी आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड केस में भी एक सिंगल रिएक्टेंट जो डिकम्पोज हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड उसका हम कैसे बता सकते हैं कि ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ एनर्जी भी हमने बता दी है हर एक केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड सेकेंड calcium hydroxide is formed are opposite reactions to each other. Justify this statement with help of chemical equations. Chemical equations लिख लेते हैं दोनों की। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। एंड सेकंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। सेकंड हम लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज formed are opposite reactions to each other. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होगी, जब वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली। टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड calcium hydroxide is formed are opposite reactions to each other. Justify the statement with help of chemical equation. तो हमने chemical equations तो लिख ली है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। एंड वही कैल्शियम ऑक्साइड, पहले कैल्शियम ऑक्साइड किस साइड था, फर्स्ट में अगर हम देखें, इन फर्स्ट calcium oxide is formed, that is
इट इज प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट में जब कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो वो किस साइड हो रहा है, प्रोडक्ट साइड। लेकिन जब हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन रिएक्टेंट्स। तो आप देख सकते हो कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई तो वो प्रोडक्ट साइड बन रहा था, है ना, प्रोडक्ट साइड बन रहा है। बट जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस साइड ले रहे हैं बच्चों, रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों, जो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन है, वो दोनों क्या है, ऑपोजिट रिएक्शंस। ठीक है, ये हमने जस्टिफाई कर दिया। ओके, समझ आया बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें पूछा गया है कि दी गई इक्वेशंस में रेडॉक्स रिएक्शन तो होगी बट वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, रिएक्शन in which two or more reactants क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन करते हैं with each other to form a single product। ये लाइन जरूर ध्यान रखनी है बच्चों कि जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें फॉर्मेशन किसकी होती है, सिंगल प्रोडक्ट की होती है। उसमें फॉर्मेशन किसकी होती है बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ से अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास पहली जो इक्वेशन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेडॉक्स भी है एंड कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। H2 प्लस O2 गिव्स 2 वाटर, यहाँ पे रेडॉक्स भी है, कॉम्बिनेशन भी है, दोनों ही हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो रही है और एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन है। सेम Mg और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी रेडॉक्स है एज वेल एज कॉम्बिनेशन है, दोनों रिएक्शंस है, क्योंकि फॉर्मेशन कितने की हो रही है प्रोडक्ट की, एक सिंगल प्रोडक्ट की। बट अगर आप डी ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स जरूर हैं बट हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, सिंगल प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है बच्चों बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो आपको डेफिनेशंस हमेशा याद रखनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है एक सिंगल प्रोडक्ट की। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, समझ आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन values of coefficients x y and z must be respectively।
एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू होनी चाहिए अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो चेक कर लेते हैं। ZnNO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ भी हमारे पास अगर 2 आ जाए और यहाँ हम अगर 4 लिख लें तो चेक करते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको चेक करना है तो आप हर एक ऑप्शन में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर सकते हो। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की और ये जेड की वैल्यू है। तो हर एक ऑप्शन में आप वैल्यूज पुट करके ये चेक कर सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, वो प्रॉपर बैलेंस हैं या नहीं। तो यहाँ अगर हम चेक करें, जिंक हमारे पास रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में भी हमारे पास जिंक कितने हैं बच्चों, 2। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 2 एंड 2 4 हैं, यहाँ भी हमारे पास नाइट्रोजन प्रोडक्ट में कितने हैं, 4। बचता है ऑक्सीजन, 6 2 जा 12, 2 यहाँ पे हैं, 4 2 जा 8 यहाँ पे हैं, 8 और 2 10 और 2 यहाँ पे हैं 12। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई है बच्चों, बैलेंस हो गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 2 4। समझ आया बच्चों? तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे जो 2024 में आए हुए हैं PYQs। तो ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। सो बच्चों, आप भी तैयारी में जुट जाओ और PYQs को इतने अच्छे से कर लो ताकि आपको ये पता रहेगा कि क्वेश्चंस किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप भी तैयारी में जुट जाओ क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं फेब में, दिसंबर भी चला गया है, बचता है सिर्फ तुम्हारे पास 1 महीना, दैट इज जनवरी। और इसमें भी आई थिंक प्री बोर्ड हो जाएंगे। तो आप तैयारी में लगे रहो और मैं भी आपके साथ ऐसे ही तैयारी करवाता रहूँगा आपकी। सो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो PYQs में आए हुए थे एंड नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, तो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स कर लिए और उसके बाद हमने चैप्टर के बीच में जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमने की, साथ में हमने 2025 के PYQs किए हैं एंड 2024 के भी PYQs हमने डिस्कस किए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।